सुबह के बाजार में धूप अभी पूरी तरह चढ़ी भी नहीं थी, लेकिन शहर की नसों में सत्ता का जहर पहले ही दौड़ रहा था। सड़क के किनारे चाय की केतली खौल रही थी, सब्जियों की टोकरियों से मिट्टी की खुशबू उठ रही थी, और लोगों की आंखों में वही पुरानी आदत, कुछ मत बोलो, अपना काम देखो, जमी हुई थी। इसी शहर में 3 दिन पहले नई एसपी आई थी। नाम था आराही वर्मा। उम्र करीब 28। चेहरे पर कोई बनावटी सख्ती नहीं, बस एक साफ, स्थिर नजर जो सामने वाले को बता देती थी कि यह लड़की डरती नहीं है। पहले दिन चार्ज, दूसरे दिन फाइलों का ढेर, और तीसरे दिन उसने तय किया कि शहर को समझना है तो एसी कमरे के अंदर बैठकर नहीं, बाहर धूल में उतरकर समझना पड़ेगा। उसने वर्दी नहीं पहनी। एक साधारण सी कॉटन कुर्ती, हल्का सा दुपट्टा, बालों का सादा सा जूड़ा, आंखों पर चश्मा और हाथ में छोटा सा बैग। न सायरन, न लाल बत्ती, न सुरक्षा का घेरा, बस एक आम लड़की की तरह जो भीड़ में खो सकती थी। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी बन सकती थी। घर पर फोन किया तो पिता की आवाज में वही चिंता थी जो हर पिता की आवाज में होती है, बेटा अकेली जाएगी? उसने हंसकर कहा, पापा, मैं पुलिस हूं, और आप ही तो कहते थे कि असली अफसर वो है जो बिना वर्दी के भी अफसर लगे। पिता ने दवा का जिक्र किया। उसने भी कराया, और कॉल काटते वक्त उसने खिड़की से बाहर देखा। यह शहर शांत दिखता था, पर शांति के नीचे कुछ खुरदरा था, कुछ ऐसा जो छूने पर काट खाए। आराही बाजार में पैदल चल रही थी। वह जानबूझकर धीरे चल रही थी, ताकि लोगों की बातचीत, उनकी शिकायतें, उनकी आंखों की थकान पड़ सके। एक ठेले वाले से उसने दाम पूछा, एक बूढ़ी औरत को रास्ता दिया, एक छोटे बच्चे के सिर पर हल्का सा हाथ रखकर मुस्कुराई। लोग उसे एक नजर देखते और फिर नजर चुरा लेते, जैसे इस शहर में मुस्कुराना भी महंगा पड़ता हो। तभी दूर से टायरों के घिसने की आवाज आई। ब्रेक ऐसे लगे जैसे सड़क किसी की जागीर हो। दो काली, चमचमाती एसयूवी धूल उड़ाती हुई ठीक उसी जगह आकर रुकी जहां लोग आमतौर पर धीमे हो जाते थे, बाजार के बीचों बीच। लोगों ने अपने कदम पीछे खींच लिए, दुकानदारों ने अपनी आवाज धीमी कर ली, किसी ने बुदबुदाकर कहा, यह ठाकुरों की गाड़ी है, और बस इतना सुनते ही हवा जैसे और भारी हो गई। पहली गाड़ी की खिड़की नीचे उतरी। अंदर से हंसी निकली, ऐसी हंसी जिसमें मजाक कम और मालिकाना हक ज्यादा होता है। दरवाजा खुला और एक लड़का उतरा, काबिर ठाकुर। उम्र 30-32, कपड़े महंगे, काला चश्मा, गले में मोटी चेन, चाल ऐसी जैसे जमीन उससे किराया मांगती हो। उसके साथ 2-3 चमचे भी उतरे, जो हर बात पर हंसते थे, क्योंकि उनका काम हंसना था, ताकि उनके मालिक को लगे कि वह महान है। काबिर ने पान चबाया, थूका नहीं, बस जीभ से उसे घुमाते हुए आराही को ऊपर से नीचे तक देखा। वो नजर नहीं थी, वो घूरना था, ऐसा घूरना जिसमें किसी औरत की इज्जत को पहले ही नीलाम कर दिया जाता है। आराही का दिल एक पल को जल उठा, लेकिन चेहरे पर उसने कुछ नहीं आने दिया। वह देखना चाहती थी कि यह आदमी कितना नीचे गिर सकता है, ताकि उसे पता चल सके कि इस शहर की गंदगी कहां तक फैली है। काबिर ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मैडम, अकेली घूम रही हो? शहर नया लगता है। उसकी आवाज में मीठापन था, लेकिन मीठा जहर जैसा। आराही ने ठंडी नजर से देखा और बस इतना कहा, तमीज से बात करो। काबिर हंस पड़ा, जैसे किसी ने उसे मनोरंजन दे दिया हो। उसने पीछे मुड़कर अपने चमचों को देखा। सुना, मैडम को तमीज चाहिए। चमचे हंसे। एक बोला, भैया, ये तो बड़ी अकड़ी हुई लग रही है। काबिर ने चश्मा उतारा और एक कदम और पास आ गया। अब वह इतना पास था कि आराही को उसकी सांस में शराब की बू महसूस हो रही थी। सुबह के बाजार में 9 बजे से पहले शराब और घमंड दोनों उसके सिर पर चढ़े थे। आराही ने अपने अंदर की बेचैनी को दबाया। वह यहां लड़ाई करने नहीं आई थी, वह यहां शहर की धड़कन जानने आई थी। लेकिन सामने वाला आदमी उसे शहर नहीं, शिकार समझ रहा था। काबिर ने कहा, मैडम, बोलो तो ड्रॉप कर दूं। हमारी गाड़ी में बहुत आराम है। शब्दों के बीच जो अर्थ था वह गंदा था। आराही की आंखें सिकुड़ीं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपना रास्ता नापो।
काबिर ने जैसे इस वाक्य को चुनौती समझ लिया। वह हंसा। रास्ता तो एक ही है मैडम, जो मेरे घर तक जाता है। उसके चमचे फिर हंसे और बाजार की भीड़ चुप रही। यही चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि जब लोग चुप रहते हैं तब गुंडे खुद को कानून समझ लेते हैं। आराही का चेहरा सख्त हुआ। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? यह कहते वक्त भी उसने अपना परिचय नहीं दिया। वह उस पल वर्दी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर का कानून जाग चुका था। काबिर ने नाटक करते हुए पीछे देखा। किससे बात कर रहा हूं? एक चमचा बोला। शायद किसी मंत्री की रिश्तेदार होगी। काबिर ने तिरस्कार से कहा, मंत्री हमारे घर पानी भरते हैं। और फिर उसने वो बात कही जिसने आराही की नसों में खून को उबाल दिया। औरत ही तो हो, औरत को इतना एटीट्यूड शोभा नहीं देता। नरम रहना चाहिए। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह इस शहर की मानसिकता थी। और आराही ने उसी पल समझ लिया कि यहां लड़ाई सिर्फ एक आदमी से नहीं, सोच से है। उसने 2 कदम पीछे हटने के बजाय अपनी रीढ़ और सीधी कर ली। उसके अंदर की चुप्पी टूट रही थी, लेकिन वह अभी भी खुद पर काबू रखे थी। काबिर ने उस काबू को चुनौती दी। वह थोड़ा और पास आया और इस बार उसकी नजर आराही के हाथ पर टिक गई। जैसे ही आराही ने उसे पीछे हटने का इशारा किया, काबिर ने हाथ बढ़ाया उसी हक से जिससे वह हर लड़की को पकड़ लेता होगा, हर आवाज को दबा देता होगा। उसके उंगलियां आराही के हाथ के करीब आईं और उसी क्षण आराही के अंदर कुछ फट गया। वह डर नहीं था, वह घिन थी, वह सीमा थी। और फिर एक आवाज, छटाक, थप्पड़ इतना तेज कि आसपास की दुकान पर बैठे कबूतर फड़फड़ा कर उड़ गए। बाजार की सारी आवाजें एक पल में कट गईं। सब्जी वाले का तराजू रुक गया, चाय वाला कप पकड़े रह गया। मोबाइल कैमरे, जो हमेशा देर से निकलते हैं, इस बार तुरंत निकल आए। लेकिन रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले ही दृश्य लोगों की आंखों में कैद हो चुका था। काबिर ठाकुर, जिसे इस शहर में कोई आंख उठाकर नहीं देखता था, अपना गाल पकड़े खड़ा था। उसका चश्मा सड़क पर गिरकर टूट गया। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और सबसे ऊपर बेइज्जती का धुआं था। आराही ने सांस धीमी ली। वह चिल्लाई नहीं, उसने कोई भाषण नहीं दिया, बस अपनी आंखें काबिर की आंखों में गड्ढा दीं और उस नजर में ऐसी ठंडक थी जो किसी भी आग को जमा दे। उसने कहा, अब समझ आया, मेरे जिले में कानून से ऊपर कोई नहीं, ना नेता, ना नेता का बेटा। यह कहते हुए भी उसने मैं एसपी हूं नहीं बोला। लेकिन उसके शब्दों में सत्ता नहीं, व्यवस्था थी। काबिर का चेहरा और लाल हो गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन पहली बार उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। उसके चमचे पीछे हट चुके थे, क्योंकि चमचे बहादुर नहीं होते, वे सिर्फ सुरक्षित जगह से हंसते हैं। आराही आगे बढ़ी। काबिर अनायास एक कदम पीछे हट गया। वह पहली बार किसी औरत से पीछे हटा था, और यही पीछे हटना उसके अहंकार पर सबसे बड़ा तमाचा था। आराही ने उसके कंधे को हल्का सा छुआ, जैसे कोई धूल झाड़कर आगे बढ़े, और फिर चल पड़ी। 2 कदम बाद वह रुकी, जमीन पर टूटे चश्मे की तरफ देखा और बिना पलटे कहा, यह कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल देना। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। यह तंज नहीं था, यह आदेश भी नहीं था। यह उस आदमी को उसकी जगह दिखाने का आखिरी तरीका था कि तुम्हारी औकात मेरे लिए बस इतना कचरा है। वह भीड़ को छीड़ती हुई निकल गई। लोग रास्ता बनाते गए। कुछ की आंखों में राहत थी, कुछ की आंखों में डर, और कुछ की आंखों में यह पछतावा कि वे चुप क्यों रहे। लेकिन किसी ने बोलकर उसका साथ नहीं दिया। आराही ने यह भी देख लिया। वह समझ चुकी थी, यह शहर तालियां बाद में बजाएगा, साथ अभी नहीं देगा। पीछे काबिर ठाकुर वहीं खड़ा था, हाथ कांप रहे थे। उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, सबने देखा, सबने हंसा, सबने पहली बार उसे छोटा होते देखा। और ऐसे आदमी के लिए, जो खुद को राजा समझता हो, सबसे बड़ा अपराध यही होता है कि कोई उसे जनता के सामने आम बना दे। काबिर ने भीड़ की तरफ दहाड़कर कहा, क्या देख रहे हो बे? दफा हो जाओ। लोग सिर झुकाकर हट गए, लेकिन उनके होंठों पर दबी हंसी थी। वह हंसी काबिर के कानों में चुभ गई। उसने अपने चमचों पर चिल्लाया, बैठो गाड़ी में। और गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था।
ड्राइवर शीशे में पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक चमचा डरते डरते बोला, भैया, वो सच में? काबिर ने दांत पीसकर कहा, चुप कर। एसपी हो या आईजी, औरत है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? यह कहते कहते उसकी आवाज फटने लगी। यह गुस्सा आराही पर कम, अपनी बेइज्जती पर ज्यादा था। मैं उसे बताऊंगा, मैं उसे इस शहर में टिकने नहीं दूंगा। और फिर उसने वही किया जो इस देश के हजारों छोटे बड़े गुंडे करते हैं। वह कानून के पास नहीं गया, वह बाप के पास गया। एसयूवी सीधे उस आलीशान बंगले पर रुकी, जहां बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ाता था और सत्ता का धुआं हवा में घुला रहता था। अंदर बैठा था विधायक रुद्रांश ठाकुर, काबिर का पिता। ऐसा आदमी जिसने राजनीति को सेवा नहीं, बदला बना लिया था। उसकी दुनिया में दोस्त और दुश्मन के अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं था। काबिर जैसे ही लड़खड़ाता हुआ सामने आया, रुद्रांश ने एक नजर में उसके गाल पर उंगलियों का निशान पढ़ लिया। उसने हुक्का साइड में रखा। आवाज भारी थी। किसने हाथ लगाया? काबिर ने जमीन पर गिरने वाला ड्रामा शुरू किया। पापा, बेइज्जती हो गई। सरे बाजार। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह कांप दर्द से नहीं, शर्म से रहा था। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ीं। कौन? काबिर ने नाम लिया नहीं, बस कहा, नई एसपी, वही लड़की, आराही वर्मा। रुद्रांश कुछ सेकंड चुप रहा। वह गुस्सा नहीं दिखाता था, वह हिसाब लगाता था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जो किसी फैसले से पहले आती है। उसने धीमे, साफ शब्दों में कहा, एक थप्पड़, और तू रो रहा है? नहीं बेटा, ये थप्पड़ नहीं, चुनौती है। उसने काबिर के चेहरे को हाथ से ऊपर उठाया, और उसी पल उसकी आवाज में वो ठंडक उतर आई जो रूह तक पहुंच जाए। और चुनौती का जवाब हम ऐसे देंगे कि उसे रोंगटे खड़े हो जाएं। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। आराही को अभी नहीं पता था कि बाजार में पड़ा वो एक थप्पड़ अब उसकी नौकरी, उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी तीनों पर हमला बनकर लौटने वाला है। बाजार की उस सुबह के बाद शहर जैसे अपनी पुरानी चाल में लौट आया था, लेकिन सतह के नीचे कुछ टूट चुका था। लोग फिर से सौदेबाजी कर रहे थे, ठेले वाले आवाजें लगा रहे थे, गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, पर हर बातचीत के बीच, हर नजर के पीछे वही एक सवाल दबा हुआ था। वो लड़की कौन थी? आराही वर्मा अपने सरकारी क्वार्टर में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर धूप फैल रही थी, लेकिन उसके भीतर अब भी वही ठंडा सन्नाटा था। उसने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और फाइलों की तरफ मुड़ गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। यही उसका तरीका था, घटना को सिर पर बैठाने के बजाय काम में गाड़ देना। उसे पता था कि अगर वह पल भर भी रुकी तो दिमाग वही तस्वीर दोहराएगा, काबिर का चेहरा, टूटता चश्मा और बाजार की चुप्पी। दफ्तर पहुंचते ही रोजमर्रा का शोर था। फाइलें, फरियादें, फोन कॉल्स। आराही ने कुर्सी संभाली और आदेश देने के बजाय सुनना शुरू किया। एक किसान आया जिसकी जमीन पर अवैध कब्जा था। उसने नाम नहीं लिया, बस इतना कहा, मैडम, सामने वाले का आदमी बहुत बड़ा है। आराही ने सिर हिलाया। कागजा दीजिए, कानून देखेगा। किसान की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी, फिर बुझ गई जैसे उसने खुद से ही कहा हो, कानून? यहां? आराही ने नोट किया। यह शहर उम्मीद पर नहीं, डर पर चलता था। दोपहर होते होते दफ्तर में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कोई सीधे नहीं बोला, लेकिन नजरों में सवाल था। एक जूनियर अफसर ने फाइल देते वक्त धीमे से कहा, मैडम, कल बाजार में। आराही ने उसे बीच में ही रोक दिया। ड्यूटी पर ध्यान दो। वह नहीं चाहती थी कि दफ्तर की हवा भी बाजार जैसी हो जाए। उसे यकीन था उसने कोई गलत काम नहीं किया, और अगर काम सही हो तो डरने की जरूरत नहीं। यही यकीन उसकी ताकत भी था और कमजोरी भी। उसी वक्त शहर के दूसरे छोर पर एक एयर कंडीशन्ड कमरे में ठंडक कुछ और ही कहानी कह रही थी। विधायक रुद्रांश ठाकुर अपने बड़े से ड्राइंग रूम में बैठा था। सामने टीवी चल रहा था, लेकिन उसकी नजर स्क्रीन पर नहीं थी। काबिर सोफे पर धंसा बैठा था, गाल पर हल्की सूजन अब भी दिख रही थी। रुद्रांश ने बिना देखे कहा, बाजार में लोग क्या बोल रहे हैं? काबिर ने झल्लाकर जवाब दिया, क्या बोलेंगे? वही जो आपने कहा था। हंस रहे हैं। रुद्रांश ने रिमोट रखा, धीरे से उठ खड़ा हुआ और खिड़की के पास आ गया। बाहर लॉन में माली पौधों को पानी दे रहा था। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा,
हंसी सबसे पहले बंद करनी होती है, और हंसी बंद करने का तरीका इज्जत पर हाथ डालना होता है। उसने फोन उठाया, एक नंबर मिलाया, फिर दूसरा। आवाजें बहुत सामान्य थीं। हाँ, नमस्कार, सब ठीक। लेकिन हर सब ठीक के पीछे एक दांव छुपा था। उसने एक स्थानीय अखबार के एडिटर से बात की, जो बरसों से उसका दोस्त था। दोस्ती पैसे से बनी थी। रुद्रांश ने कहा, कल की हेडलाइन सोच लो। एडिटर ने हंसकर कहा, समझ गया। इसके बाद एक और कॉल राजधानी की तरफ। इस बार आवाज और भी विनम्र थी। नई एसपी बहुत तेज है, ज्यादा ही तेज। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। रुद्रांश ने सिर झुकाकर सुना, फिर बोला, नहीं, ट्रांसफर नहीं। ट्रांसफर तो इनाम हो जाएगा। बस संतुलन बनाइए। कॉल कट गई। कमरे की ठंडक और गहरी हो गई। शाम ढलने लगी थी। आराही दफ्तर से निकलकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसे वही बाजार दिखा, अब सामान्य, लगभग मासूम। एक पल को उसने सोचा, क्या लोग उसके साथ खड़े होंगे अगर बात बढ़ी? अगले ही पल उसने खुद को टोका, यह सवाल अभी क्यों? उसने खुद से कहा, काम सही है तो सिस्टम साथ देगा। यह भरोसा उसे अपने प्रशिक्षण से मिला था। लेकिन प्रशिक्षण किताबों से आता है और शहर सड़कों से। घर पहुंचकर उसने पिता को फोन किया। उधर से वही स्नेह, वही चिंता। बेटा, सब ठीक? आराही ने मुस्कुराकर कहा। हाँ पापा, सब ठीक है। उसने बाजार का जिक्र नहीं किया। पिता ने दवा की बात की, उसने हंसकर टाल दी। कॉल काटते वक्त उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी आई, जैसे कुछ अनकहा रह गया हो। लेकिन उसने उस भावना को भी फाइलों की तरह बंद कर दिया। रात को टीवी पर लोकल चैनल चल रहा था। आराही ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा रोज का शोर होगा। उधर रुद्रांश के घर में वही चैनल चल रहा था, लेकिन इस बार ध्यान पूरा था। स्क्रीन पर एंकर ने कहा, सूत्रों के हवाले से खबर। रुद्रांश ने काबिर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था, जैसे पहला पत्थर सही जगह लगा हो। अगली सुबह शहर थोड़ा बदला हुआ था। लोग आराही को पहले की तरह नहीं देख रहे थे। कुछ नजरें झुकी हुई थीं, कुछ ज्यादा देर तक टिकती थीं। दफ्तर पहुंचते ही चपरासी ने अखबार बढ़ाया। आराही ने बिना देखे साइड में रख दिया। तभी फोन बजा, एक सीनियर अधिकारी का। आवाज में औपचारिकता थी, गर्मजोशी नहीं। आराही, ऊपर से कुछ सवाल आए हैं। उसने शांति से कहा, सर, मैं जवाब देने को तैयार हूं। कॉल कट गया। आराही ने अखबार उठाया। पहले पन्ने पर एक हेडलाइन थी, जो सीधे दिल पर लगी। शब्दों में जहर था, और तस्वीर। तस्वीर ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी पल भर को सच मान ले। उसका गला सूख गया। यह सिर्फ खबर नहीं थी, यह हमला था उसकी पहचान पर, उसकी इज्जत पर। उसने पूरा लेख पढ़ा। हर लाइन जैसे सोच समझकर लिखी गई थी, इतनी कि इनकार भी सफाई लगे। उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ, यह लड़ाई सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं थी। यह उस व्यवस्था की थी जो गलत के सामने झुक जाती है अगर गलत के पास ताकत हो। फिर भी कहीं भीतर एक छोटी सी रोशनी जल रही थी। उसे लगा, सच है तो टिकेगा। उसने फोन उठाया, अपने भरोसेमंद सीनियर को कॉल किया। उधर से जवाब मिला, आराही, अभी शोर मत मचाओ, चीजें संभल जाएंगी। यह वही वाक्य था जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले बोला जाता है। शाम तक खबर फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर सवाल नहीं थे, फैसले थे। आराही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें। लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी। उसने धीमे से कहा, मैंने कोई गलत नहीं किया। यह वाक्य उसने खुद के लिए कहा था, दुनिया के लिए नहीं। बाहर कहीं दूर रुद्रांश ठाकुर के घर में फोन फिर से बज रहा था। हर कॉल के साथ जाल कसता जा रहा था। इस अध्याय के अंत में शहर को अभी यह नहीं पता था कि सच किस तरफ है, लेकिन इतना तय था, उम्मीद की वह छोटी सी लौ जो आराही के भीतर जल रही थी, अब आंधी के बीच खड़ी थी। और आंधी अभी पूरी तरह चली भी नहीं थी। शहर में अफवाहों का मौसम आ चुका था। यह मौसम कैलेंडर में नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही किसी ताकतवर के हितों को ठेस पहुंचती है, अपने आप आ जाता है। आराही वर्मा के लिए यह मौसम तीसरे दिन पूरी तरह खुलकर सामने आया।
दफ्तर के गलियारों में लोग अब सीधे आंख नहीं मिलाते थे। कोई फाइल रखते हुए जरा ज्यादा सावधानी बरतता, कोई बात करते करते बीच में ही रुक जाता। यह वही दफ्तर था जहां 2 दिन पहले लोग उसे मैडम कहकर सम्मान से देखते थे। अब सम्मान नहीं गया था, बस डर उसके ऊपर चढ़ने लगा था। डर कि कहीं उसका मामला छू लेने से उनकी कुर्सी हिल न जाए। सुबह की मीटिंग में एक सीनियर अधिकारी ने सामान्य लहजे में कहा, आराही, मीडिया में जो चल रहा है उसे हल्के में मत लो। आराही ने सिर हिलाया। उसने बहस नहीं की। बहस करना आसान होता है, लेकिन कई बार बहस वही हथियार बन जाती है जिसका इंतजार सामने वाला कर रहा होता है। मीटिंग खत्म हुई तो वह अपने केबिन में बैठ गई। मेज पर वही अखबार पड़ा था जिसकी स्याही अब भी ताजा लग रही थी। उसने फिर से पढ़ा। हर लाइन जैसे सोच समझ कर लिखी गई थी। आरोप ऐसे कि सीधे इनकार भी खुद को दोषी ठहराने जैसा लगे। उसने कागज मोड़ा और अलग रख दिया। उसी पल एक फाइल उसके सामने रखी गई। उस फाइल में एक नाम था, काबिर ठाकुर। किसी पुराने मामले की शिकायत जो महीनों से दबाई जा रही थी। आराही ने पन्ने पलटे। सबूत थे, बयान थे, तारीखें थीं, कानून की भाषा साफत थी। अगर वह चाहती तो उसी दिन कार्रवाई शुरू हो सकती थी। गिरफ्तारी, पूछताछ और शायद शहर को एक साफ संदेश। एक पल के लिए उसके भीतर की आग भड़क उठी। उसने सोचा यही मौका है, यही सही जवाब है। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक और आवाज उठी। अगर मैं अभी यह करूं तो क्या यह न्याय होगा या बदला? उसने खुद से सवाल किया। उसने फाइल बंद कर दी। कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर पुलिस लाइन का मैदान दिख रहा था, जहां नए रंगरूट दौड़ लगा रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, पर कदम अनुशासित। आराही को अपने प्रशिक्षण के दिन याद आ गए। वहां सिखाया गया था, कानून कभी गुस्से से नहीं चलता, और अगर कानून गुस्से से चला तो वह भीड़ बन जाता है। फोन बजा। दूसरी तरफ एक सीनियर की आवाज थी, इस बार और भी धीमी। आराही, ऊपर से कहा गया है कि फिलहाल किसी बड़े नाम पर हाथ मत डालो। आराही ने पूछा, सर, कानून बड़ा है या नाम? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर जवाब आया, आराही, कभी कभी सिस्टम को समय देना पड़ता है। कॉल कट गया। आराही ने फोन नीचे रखा और हल्की सी हंसी हंसी, कड़वी हंसी। उसे समझ आ रहा था कि समय किसके लिए खरीदा जा रहा है। दोपहर में घर से कॉल आया। मां की आवाज थकी हुई थी। बेटा, बाहर लोग बातें कर रहे हैं। तेरे पापा टीवी बंद ही नहीं कर रहे। आराही ने खुद को संभाला। मां, आप उन्हें समझाइए, यह सब झूठ है। उधर से एक लंबी सांस आई। हमें पता है बेटा, पर लोग नहीं जानते। आराही ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। कुछ बातें फोन पर नहीं कही जाती। कॉल कटते ही उसने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं। यह डर नहीं था, यह उस जिम्मेदारी का वजन था जो वह अकेले उठाए खड़ी थी। शाम को सोशल मीडिया पर बहसें तेज हो गईं। सवाल नहीं, आरोप थे। किसी ने लिखा, औरत अवसर हो तो मर्यादा भूल जाती है। किसी ने कहा, ताकत का नशा। आराही ने मोबाइल बंद कर दिया। वह जानती थी कि इन शब्दों से लड़ना बेकार है। शब्दों से नहीं, सच्चाई से लड़ाई होती है। और सच्चाई अभी उसके पास पूरी नहीं थी। उसी शाम एक जूनियर अफसर चुपके से उसके केबिन में आया। दरवाजा आधा बंद था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, अगर आप चाहें तो मैं कुछ लोगों से बात कर सकता हूं। आराही ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर भी था और नीयत भी। किस बारे में? उसने पूछा। वही, बाजार वाला मामला। लोग बोलने को तैयार हैं। आराही ने सिर हिलाया। अभी नहीं। जूनियर चौंका। मैडम, आराही ने शांत स्वर में कहा, अभी नहीं। मैं किसी को खतरे में नहीं डालूंगी। वह जानती थी जिस दिन वह गवाहों को आगे लाएगी, उस दिन से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। और जब तक वह खुद मजबूत नहीं होगी, वह किसी और को सामने नहीं ला सकती। रात गहरी हो गई। शहर सो रहा था या सोने का नाटक कर रहा था। आराही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मेज पर वह फाइल फिर से खुली थी। काबिर ठाकुर का नाम उसे घूर रहा था। उसने पन्नों पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, सही काम का रास्ता लंबा होता है, पर छोटा रास्ता अक्सर गलत जगह ले जाता है।
उसने फाइल बंद की और अलमारी में रख दी। यह उसका फैसला था। आज नहीं, अभी नहीं। अगली सुबह दफ्तर में माहौल और ठंडा था। एक नोटिस बोर्ड पर नई सूचना चिपकी थी, आंतरिक जांच। शब्द साधारण थे, लेकिन असर भारी। आराही ने पढ़ा और समझ गई। अब हर कदम देखा जाएगा, तोला जाएगा। उसने राहत की सांस ली। कम से कम यह दिखावा ही सही, लेकिन प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसे लगा शायद सिस्टम अब भी पूरी तरह मरा नहीं है। यही उसकी दूसरी उम्मीद थी। दोपहर में वह अपने केबिन में बैठी कागजों पर काम कर रही थी, तभी बाहर से शोर आया। किसी ने कहा, विधायक जी आए हैं। आराही ने सिर उठाया। वह मिलने नहीं आए थे। उन्होंने बस यह दिखाने के लिए आना जरूरी समझा था कि वे बेखौफ हैं। आराही अपनी कुर्सी पर ही बैठी रही। उसने बाहर नहीं झांका। उसे पता था, कभी कभी नजरें मिलाना भी हार बन जाता है। शाम को फिर फोन बजा। इस बार आवाज अलग थी, थोड़ी सख्त, थोड़ी औपचारिक। आराही, कल राजधानी में एक मीटिंग है, तुम्हें बुलाया गया है। उसने पूछा, किस बारे में? जवाब मिला, तुम्हारे बारे में। कॉल कट गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आराही ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में बादल जमा हो रहे थे। यह तूफान का इशारा था। उस रात उसने नींद की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करते ही वही दृश्य सामने आ जाता, बाजार, थप्पड़, भीड़ की चुप्पी। उसने उठकर पानी पिया और खुद से कहा, अगर मैं आज झुक गई तो यह थप्पड़ मेरी नहीं, हर उस लड़की की हार होगा जो खड़ी होने की हिम्मत करती है। यह सोच उसे सख्त बना रही थी, लेकिन थका भी रही थी। अगली सुबह राजधानी के लिए निकलते वक्त उसने वर्दी पहनी। आईने में खुद को देखा। वर्दी वही थी, पर उसके भीतर की आराही बदल रही थी। अब उसमें वह मासूम भरोसा नहीं था जो 2 दिन पहले था। उसकी जगह एक समझदार सतर्कता आ चुकी थी। रास्ते में गाड़ी की खिड़की से शहर पीछे छूटता गया। उसे नहीं पता था कि मीटिंग में क्या होगा। बस इतना पता था कि आज का दिन उसकी परीक्षा है। क्या वह आसान बदले का रास्ता चुनेगी या कठिन सच्चाई का? मीटिंग के कमरे में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि हवा भारी है। चेहरे परिचित थे, लेकिन नजरें अजनबी। सवाल शुरू हुए तेज नपे तुले। उसने हर सवाल का जवाब दिया, बिना ऊंची आवाज के, बिना भावुक हुए। वह जानती थी यहां आंसू नहीं, तर्क काम आएगा। मीटिंग खत्म हुई तो कोई फैसला नहीं सुनाया गया। बस कहा गया, हम देखेंगे। गाड़ी में वापस बैठते हुए आराही ने महसूस किया कि उसके कंधे दर्द कर रहे हैं, जैसे किसी ने अदृश्य बोझ लाद दिया हो। फिर भी उसके भीतर कहीं एक अजीब सी शांति थी। उसने बदले का रास्ता नहीं चुना था, उसने सही रास्ता चुना था, भले ही वह रास्ता उसे अकेला छोड़ दे। शहर लौटते वक्त आसमान से पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी। बारिश शुरू हो गई। आराही ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला। ठंडी बूंदें उसकी हथेली पर गिरीं। उसने मन ही मन कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। उसे नहीं पता था कि आगे क्या खोएगी, क्या पाएगी। लेकिन यह तय था, आज उसने जो फैसला लिया है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वह कीमत बहुत भारी होने वाली थी। बारिश उस रात थमी नहीं थी। जैसे आसमान ने तय कर लिया हो कि शहर की गंदगी को धोने के बहाने किसी एक इंसान पर सब कुछ उंडेल देना है। राजधानी से लौटने के अगले ही दिन आराही वर्मा को दफ्तर बुलाया गया। आवाज में औपचारिकता थी, शब्दों में दूरी। तुरंत आ जाइए। उसने फोन रखा, वर्दी पहनी और आईने में खुद को देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखों के नीचे थकान साफ दिख रही थी। यह वही थकान थी जो लड़ाई शुरू होने से पहले नहीं, बल्कि लड़ाई लड़ते लड़ते आती है। दफ्तर के गलियारे आज और लंबे लग रहे थे। कदमों की आवाज भी अलग सुनाई दे रही थी, जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य नजर रखी हो। कॉन्फ्रेंस रूम में वही चेहरे थे, वही कुर्सियां, वही फाइलें, लेकिन हवा बदली हुई थी। एक अधिकारी ने बिना भूमिका के पढ़ना शुरू किया। शब्द धीरे धीरे गिर रहे थे, जैसे हथौड़े। आंतरिक जांच लंबित रहने तक पद से हटाया जाता है। आराही ने बीच में टोका नहीं, उसने सवाल नहीं किया, उसने सिर्फ सुना। जब पढ़ना खत्म हुआ, कमरे में सन्नाटा था। किसी ने उसकी तरफ देखा नहीं, जैसे वह वहीं मौजूद नहीं थी। आप अपनी सर्विस रिवॉल्वर जमा करा दें। यह आखिरी वाक्य था। आराही ने जेब से चाबी निकाली, टेबल पर रख दी और खड़ी हो गई।
उसने सलाम नहीं किया, उसने शिकायत नहीं की, वह बस बाहर निकल आई। गलियारे में एक चपरासी खड़ा था, जो रोज उसे मुस्कुराकर चाय देता था। आज उसने नजरें झुका लीं। आराही समझ गई, सस्पेंशन सिर्फ नौकरी से नहीं, इंसान से भी काट देता है। घर लौटते वक्त शहर अलग लग रहा था। वही सड़कें, वही दुकानें, वही लोग, लेकिन अब वह उनके लिए अवसर नहीं थी। वह एक खबर थी, एक बहस थी, एक तमाशा थी। टीवी चैनलों पर उसका नाम चल रहा था। कहीं सवाल उठ रहे थे, कहीं फैसले सुनाए जा रहे थे। औरत अफसर की हदें, ताकत का गलत इस्तेमाल, हर शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। भले ही उसने टीवी बंद कर रखा था। घर पहुंचते ही उसने वर्दी उतारी, बड़े सलीके से तह की, जैसे हर मोड़ पर अपने भीतर के दर्द को भी मोड़ रही हो। अलमारी में रखते वक्त उसकी उंगलियां रुक गईं। उसने कपड़े को एक पल के लिए छुआ, जैसे किसी अपने को आखिरी बार छू रहे हों, फिर दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। दीवारें जैसे और पास आ गई हों। उसी शाम पिता का फोन आया। आवाज भारी थी। बेटा, टीवी पर। वह पूरा वाक्य नहीं बोल पाए। आराही ने तुरंत कहा, पापा, आप टीवी मत देखिए, यह सब झूठ है। उधर से हल्की खांसी की आवाज आई। लोग क्या कहेंगे? पिता ने धीमे से पूछा। यह सवाल तीर की तरह लगा। आराही ने जवाब दिया, लोग नहीं जानते पापा। उसने यह नहीं कहा कि लोग कभी जानना भी नहीं चाहते। कॉल कटते वक्त उसे लगा जैसे कुछ दरक रहा है। अगली सुबह अखबार आया। पहले पन्ने पर वही कहानी, और भी ज्यादा जहर के साथ। तस्वीरें बदली हुई थीं, शब्द और गंदे। सूत्रों के हवाले से यह वाक्य जैसे हर झूठ का लाइसेंस था। पड़ोसी दरवाजे के बाहर धीमे से बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, इतनी ऊपर कैसे पहुंची होगी? किसी ने हंसकर कहा, आजकल सब चलता है। आराही कमरे में बैठी सब सुन रही थी। उसने कान बंद नहीं किए। उसने खुद को सजा दी, सच जानते हुए भी यह सब सुनने की। दोपहर में मां का फोन आया। इस बार वह रो रही थीं। तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाया है। आराही का दिल धक से रह गया। मैं आ रही हूं, उसने बिना सोचे कहा। रास्ते में उसके दिमागन में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, पिता का झुका हुआ चेहरा और टीवी पर चलती वो लाइनें। अस्पताल पहुंची तो देखा, पिता बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा पीला, आंखें बंद। मां ने बताया, उन्होंने कल से कुछ खाया नहीं, बस टीवी देखते रहे। आराही ने उनका हाथ पकड़ा। ठंडा था। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर कहा, स्ट्रेस बहुत है, इन्हें शांत रखिए। आराही हंस पड़ी, कड़वी हंसी। शांत? उसने अंदर जाकर पिता के कान में कहा, पापा, देखिए, मैं यहां हूं। पिता ने आंखें खोलीं। उनकी नजर में वही भरोसा था जो हमेशा रहा था। मुझे पता है बेटा, उन्होंने धीमे से कहा। तू गलत नहीं है। आराही की आंखें भर आईं। उसने सिर हिला दिया, जैसे सब ठीक हो। लेकिन सब ठीक नहीं था। उस रात पिता की तबीयत और बिगड़ गई। अस्पताल के गलियारे में डॉक्टर दौड़ रहे थे। मशीनों की आवाजें तेज थीं। मां को रोते देख आराही का दिल बैठ गया। फिर वह पल आया जब डॉक्टर बाहर निकले और सिर्फ इतना कहा, हमें माफ कीजिए। शब्द कम थे, असर अनंत। मां वहीं जमीन पर बैठ गईं। आराही खड़ी रह गई, न रोई न चीखी, जैसे शरीर वहीं था लेकिन आत्मा कहीं और चली गई हो। अंतिम संस्कार के दिन आसमान साफ था। अजीब विडंबना, शहर वही था जिसने कुछ दिन पहले तालियां बजाई थीं। आज लोग दूरी बनाकर खड़े थे, कोई आगे नहीं आया। आराही ने चिता के सामने खड़े होकर आंसू पोंछे। उसके भीतर कुछ टूट गया था, वह नरमी जो उसे इंसान बनाती थी। उसकी जगह एक ठंडी आग बैठ गई। रात को घर लौटी तो कमरे में पिता की कुर्सी खाली थी। टीवी बंद था, दवाइयां मेज पर पड़ी थीं। आराही ने एक एक चीज को देखा, जैसे यादें गिन रही हो। उसने दीवार से टेक लगाकर बैठते हुए खुद से कहा, यह सिर्फ सस्पेंशन नहीं था। उसने आंखें बंद कीं। उसे साफ दिख रहा था, यह सब योजनाबद्ध था। बदला सिर्फ नौकरी से नहीं लिया गया था, बदला उसकी जिंदगी से लिया गया था। अगले दिन सोशल मीडिया पर शोर और बढ़ गया। किसी ने पिता की मौत पर भी सवाल उठाए। ड्रामा, सहानुभूति बटोरना। आराही ने मोबाइल उठाया, स्क्रीन देखा और फिर धीरे से रख दिया।
उसने तय कर लिया अब वह सफाई नहीं देगी। सफाई कमजोर लोग देते हैं, सबूत मजबूत लोग लाते हैं। उसी शाम वह अपने खाली सरकारी क्वार्टर में टहल रही थी। हर कदम गूंजता था। उसने खुद से कहा, मुझे सबूत चाहिए। यह कोई नारा नहीं था, यह उसकी नई सांस थी। उसे पता था, उसने बदला नहीं चुना था, इसलिए उसे सजा मिली थी। अब वह न्याय चुनेगी, चाहे उसके लिए उसे अकेले चलना पड़े। खिड़की से बाहर देखा तो वही बाजार दूर चमक रहा था, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। उसने धीमे से कहा, मैं झुकी नहीं और अब रुकूंगी भी नहीं। यह अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। यह बस वह बिंदु था जहां सहनशक्ति ने संकल्प का रूप लिया। आगे की राह और भी कठिन थी, लेकिन अब आराही के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उस डर के जिसे उसने उसी दिन चिता के साथ जला दिया था। शोक के बाद का सन्नाटा सबसे खतरनाक होता है। आंसू सूख जाते हैं, आवाजें बंद हो जाती हैं और इंसान भीतर से पत्थर बन जाता है। आराही वर्मा उसी सन्नाटे में जी रही थी। पिता की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि शहर अपनी पुरानी बेरुखी में लौट आया। टीवी चैनल नए मुद्दे ढूंढ चुके थे, अखबारों की स्याही सूख चुकी थी, लेकिन आराही के भीतर कुछ जाग चुका था, एक ठंडी साफ चेतना। उसने तय कर लिया था, अब कोई अपील नहीं, कोई सफाई नहीं। अब सिर्फ सच, ठोस, निर्विवाद, दस्तावेज ही सच। पहला कदम वही था जहां सब शुरू हुआ था, बाजार। वही सुबह, वही ठेला, वही मोड़। फर्क बस इतना था कि अब वह अफसर नहीं थी, न ही कोई पहचान। उसने दुपट्टा सिर पर खींचा, चश्मा बदला, चाल धीमी रखी। वह जानती थी कि सस्पेंडेड होना सिर्फ नौकरी से बाहर होना नहीं, निगाहों के घेरे में होना भी है। बाजार में हर दुकान पर कैमरे लगे थे। कैमरे कभी भावनाएं नहीं देखते, सिर्फ सच्चाई रिकॉर्ड करते हैं। उसे उसी सच्चाई की जरूरत थी। वह उस मिठाई की दुकान पर रुकी जहां से पूरी घटना साफ दिखती थी। दुकानदार ने उसे पहचाना और घबरा गया। मैडम, आप यहां? उसकी आवाज में डर था, किसी अफसर का नहीं, किसी आम आदमी का डर। आराही ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। उसने सीधे मुद्दे पर बात की, उस दिन का फुटेज चाहिए। दुकानदार ने इधर उधर देखा। वो लोग, ठाकुर साहब के आदमी। आराही ने उसकी आंखों में देखा। आज मेरे साथ हुआ है, कल तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है। यह धमकी नहीं थी, यह आईना था। दुकानदार ने लंबी सांस ली और सिर हिला दिया। पहली कड़ी मिल गई। दूसरा कदम था गवाह। बाजार में दर्जनों लोग थे, लेकिन डर ने सबको चुप करा दिया था। आराही ने किसी को जबरन सामने नहीं लाया। वह जानती थी कि डरा हुआ सच भी आधा सच होता है। उसने सिर्फ उन लोगों से बात की जिनकी आंखों में शर्म थी, डर के साथ शर्म। 2 लोग तैयार हुए, नाम छुपाने की शर्त पर। उनकी आवाजें कांप रही थीं, लेकिन शब्द साफा थे। यह दूसरा सबूत था। तीसरा कदम सबसे मुश्किल था, फोन कॉल्स। सत्ता कागजों से नहीं, कॉल्स से चलती है। इसके लिए उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो सिस्टम के भीतर रहते हुए भी बाहर खड़ा हो सके। उसे याद आया कांस्टेबल मिश्रा, वही लड़का जिसने कभी रिश्वत लेने से इनकार किया था और सजा पाई थी। उसने उसे रात के अंधेरे में मिलने बुलाया। मिश्रा आया, डरा हुआ, लेकिन आंखों में ईमानदारी। मैडम, मैं मदद करूं तो मेरी नौकरी। आराही ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, नौकरी बाद में देखेंगे, आज जमीर देखो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मिश्रा ने सिर हिला दिया। 2 दिन बाद उसने कॉल डिटेल्स सौंप दी, तारीखें, समय और वही नंबर जो राजधानी तक जाता था। तीसरी कड़ी भी जुड़ गई, लेकिन आराही जानती थी यह सब काफी नहीं है। सबसे मजबूत सबूत तब बनता है जब अपराधी खुद बोल दे। उसे पता चला कि काबिर ठाकुर हर रात शहर से बाहर फार्म हाउस में पार्टी करता है। शराब, शोर और डींगें, यही उसकी कमजोरी थी। आराही ने एक वेटर को ढूंढा जो पैसों के लिए नहीं, डर से तैयार हुआ। उसने उसे छोटा सा रिकॉर्डर दिया, बस टेबल के नीचे रख देना। वेटर ने कांपते हाथों से काम किया। उस रात काबिर हंस रहा था, डींगे मार रहा था। एक फोन किया, लड़की घर बैठ गई, एडिटर को 2 पेटी दी, उसका बाप भी। वाक्य पूरा होने से पहले ही रिकॉर्डर ने सब कैद कर लिया।
यह चौथा और सबसे भारी सबूत था। अब सवाल था सच को कैसे सामने लाया जाए। चुपचाप कोर्ट में जाना आसान था, लेकिन तब सच दबाया भी जा सकता था। आराही ने तय किया यह लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक भी होगी। उसने एक गुमनाम मेल भेजा शहर के सभी बड़े पत्रकारों, चैनलों और कुछ ईमानदार अफसरों को। जगह एक होटल का कॉन्फ्रेंस हॉल। समय सुबह 11 बजे। विषय नहीं लिखा गया। जिज्ञासा ही उसका हथियार थी। उस सुबह हॉल भरा हुआ था। फुसफुसाहटें थीं, कैमरे सेट हो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि बुलाने वाला कौन है। ठीक 11 बजे लाइटें बुझीं और मंच की रोशनी जली। आराही वर्मा मंच पर खड़ी थी साधारण कपड़ों में, बिना बैज, बिना वर्दी। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने फुसफुसाकर कहा, "यह तो वही।" आराही ने माइक पकड़ा। आवाज स्थिर थी, आंखें नम, लेकिन मजबूत। "मैं यहां सफाई देने नहीं आई हूं," उसने कहा। "मैं यहां सच दिखाने आई हूं।" स्क्रीन पर पहला वीडियो चला, सीसीटीवी फुटेज। बाजार, गाड़ियां, काबिर की हरकतें। हॉल में खुस्सर पुस्सर शुरू हो गई। दूसरा वीडियो, गवाहों के बयान। आवाजें कांपती थीं, लेकिन सच साफ था। फिर तीसरा, कॉल डिटेल्स, नंबर, तारीखें, सब कुछ। और अंत में वह ऑडियो, काबिर की अपनी आवाज। हर शब्द हथौड़े की तरह गिर रहा था। पापा ने एक फोन किया, एडिटर को 2 पेटी दी, बाप भी। हॉल में बैठे पत्रकार स्तब्ध थे। यह खबर नहीं थी, यह विस्फोट था। फोन बजने लगे, कैमरे लाइव हो गए। बाहर रुद्रांश ठाकुर के आदमी हॉल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे बंद थे। देर हो चुकी थी। सच बाहर निकल चुका था। आराही ने आखिरी बार माइक संभाला। "मैंने बदला नहीं लिया," उसने कहा। "मैंने सिर्फ सच को बोलने दिया। यह लड़ाई मेरी नहीं है, यह हर उस लड़की की है जिसकी आवाज दबा दी जाती है।" उसने माइक रखा और मंच से उतर गई। उस पल उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, बहाली, गिरफ्तारी या कोई नया खेल। लेकिन इतना तय था, अब कहानी उसके हाथ से निकल चुकी थी। अब सच अपनी राह खुद बनाएगा। और सच अक्सर देर से आता है, लेकिन जब आता है तो बिना दस्तक दिए आता है।